इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब होने जा रहे हैं महात्मा गांधी अस्पताल, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के नींव रखने वाले संस्थापक डॉक्टर एम एल स्वर्णकार से। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर एम एल स्वर्णकार वो व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तर भारत में पहला परखनली शिशु को जन्म देने का श्रेय जाता है। जब लोग जानते नहीं थे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, लोग डरते थे कि इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, आशंका से घिरे रहते थे, तब यह साहसिक कार्य एक कपल ने किया और डॉक्टर एम एल स्वर्णकार ने उस काम को अंजाम दिया। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सामने आया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में चर्चा फैली और राजस्थान एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया निसंतानता से मुक्ति का, निसंतानता के अभिशाप को वरदान में बदलने का बड़ा काम डॉक्टर साहब ने किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि एक छोटा सा आपने फर्टिलिटी सेंटर शुरू किया, लेकिन बहुत बड़ा काम करके दिखाया उसमें। उसके बाद धीरे धीरे करके आपने एक पौधा लगाया जो आज वटवृक्ष हो गया, महात्मा गांधी मेडिकल विश्वविद्यालय, पहला मेडिकल विश्वविद्यालय राजस्थान का आपने स्थापित किया निजी क्षेत्र में। इसके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू। और वहाँ क्या क्या है इसकी चर्चा तो फिर कभी, लेकिन फिलहाल हम बात करना चाहते हैं फर्टिलिटी को लेकर, निसंतानता को लेकर, आईवीएफ टेक्निक को लेकर, जिसके आप राजस्थान में पुरोधा माने जाते हैं। देश में आप जो चंद बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं उनमें से आप एक हैं। डॉक्टर साहब, एक जमाना था निसंतानता बहुत बड़ा अभिशाप थी, और वो औरत के लिए बड़ा अभिशाप थी। आदमी की तरफ से देखते नहीं थे लोग। बांझ होना जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था, और बांझ औरत को घर से निकाल देना, बांझ औरत को विधवा की तरह ट्रीट करना, बांझ औरत का तलाक हो जाना, उसका अपमान बहुत आम बात थी हमारे समाज में, राजस्थान में खास तौर पर, जहाँ औरत पर्दे से बाहर नहीं आती थी। वहाँ सबसे पहले आपने जो तकनीक के जरिए बांझपन को दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम किया, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की और आपको क्या रिजल्ट मिले? क्या बांझपन के लिए अकेली औरत दोषी है? आदमी तो कोई टेस्ट कराता नहीं था उस जमाने में अपना, और माना ही नहीं जाता था कि आदमी की वजह से भी बच्चा ना हो, ऐसा हो सकता है समाज में। तो आपने जो काम किया उसके जरिए ये भी एक संदेश गया कि पुरुष को भी जांच करानी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है इसके जरिए। तो आपको क्या अनुभव हुआ शुरुआत जब आपने की तब? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो निसंतानता है, इनफर्टिलिटी है, उसमें दोनों ही महिला और पुरुष, पति और पत्नी दोनों इक्वली भागीदार होते हैं। और ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि सदियों तक इस बात का एहसास नहीं था कि इसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं। जब माइक्रोस्कोप आया, जब देखा कि सीमन में, वीर्य में शुक्राणु नहीं है, तब जाके पता लगा कि मेल फैक्टर भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है जितना कि फीमेल फैक्टर। यदि इसको और थोड़ा आम भाषा में कहें तो 40% या 50% केसेस में फीमेल पार्टनर जिम्मेदार है, 40% केसेस के आसपास मेल पार्टनर जिम्मेदार है, और 20% केसेस में दोनों पति पत्नी ही निसंतानता के लिए जिम्मेदार हैं जी। तो ये जो अभिशाप माना जाता था, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि दूसरी शादी कर लेते थे फिर भी बच्चा नहीं होता था, डाइवोर्स करते थे, और तरह तरह की प्रताड़नाएं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती थी जी, वो बिल्कुल उसमें रोज ताने सुनने पड़ते, रोज ताने। बिल्कुल ये एक तरह से अभिशाप था। पर अब काफ़ी अवेयरनेस आई है, और स्पेशली जब टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी आई आज से लगभग 40 साल पहले, अभी ये वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी डे भी है, आईवीएफ डे भी है 25 जुलाई को, और लुइस ब्राउन इंग्लैंड में सबसे पहले पैदा हुई,
पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले कि अपन बाकी चर्चा विस्तार में करें, कि उसके लगभग 2 महीने बाद ही 60, 65 या 67 दिन के बाद ही भारतवर्ष में भी टेस्ट ट्यूब बेबी कलकत्ता में जी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, सुभाष मुखर्जी, उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा किया, जिसका कि नाम दुर्गा अग्रवाल है, दुर्गा के नाम से है, और 40 साल की वो इस समय है, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो टेक्निक है, यानी विश्व का द्वितीय टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में हुआ जी 1978 में, और मात्र वहाँ से 2 महीने बाद, मात्र 2 महीने और कुछ 10-5 दिन के बाद। जी। और दुनिया का पहला, और ये फ्रोजन एम्ब्रियो, और उसको थो करके ट्रांसफ़र किया गया। परंतु हमारे देश में ये थोड़ा, मैं बड़ा इसको विनम्रता से कहना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को पहचान नहीं मिली, और यहाँ तक कि सरकारों ने उसको मान्यता नहीं दी। अल्टीमेटली वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सॉरी। और उस पर एक फिल्म भी बनी है, अगर आपको पता हो, डॉक्टर की एक मौत। और बाद में 20-25 साल बाद जो टीसी आनंद कुमार है, जो बम्बई में, जो डॉक्टर हिंदुजा के साथ 1986 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जिन्होंने किया, पर अब रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनकी जांच की, भाई डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल सत्य पाए गए, और ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया कि सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ एशिया, नॉट ओनली इंडिया, वाज बोर्न इन कैलकाटा, इंडिया। जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश में भी कभी कोई कमी इस तरह के विशेषज्ञों की और वैज्ञानिकों की नहीं रही है, और उससे जो अवेयरनेस फैली है, जैसे जब हमने शुरू किया था राजस्थान में, तो पूरे देश में करीब 5-6 सेंटर्स थे, और जयपुर उसमें एक था, एक कैलकाटा में था, 2 बॉम्बे में थे, और चौथा सेंटर महात्मा गांधी जयपुर फर्टिलिटी सेंटर था। जी। तो धीरे धीरे अवेयरनेस फैली है, और अब अवेयरनेस में अभी भी काफ़ी संकोच है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से उसको जागरूकता आई है, परंतु हाँ, पहले से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, और लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बहुत हुए हैं, लेट मैरिजेस भी हो रही हैं, इस वजह से भी लोग अर्ली ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं। मीडिया ने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया, बाय माउथ भी खूब प्रसार हुआ है, और अब हर एक क्षेत्र में, ये नहीं कि इनफर्टिलिटी का एक क्षेत्र है, बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे ट्रांसप्लांटेशन है, और भी कैंसर सर्जरी वगैरह हैं, तो हार्ट सर्जरीज हैं, सब जगह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है, और अब जागरूकता बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर साहब, पहली बार जब पहले कपल को आपने तैयार किया इस बात के लिए, तो कोई परेशानी सामने आई समझाने में उनको कि इस तरह बच्चा हो सकता है? नहीं, फॉर्चुनेटली उस जो कपल था, उसके दोनों ट्यूब्स उन्होंने एक्सरे करा रखा था, HSG, वो दोनों ट्यूब्स बंद थी। लेप्रोस्कोपी उन्होंने यहाँ जनाना हॉस्पिटल में करा रखी थी जी। दोनों ट्यूब्स बंद थी, तो उसमें कोई गुंजाइश, उनको पता था कि इसमें IVF के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने वो IVF किया। और फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत हमें भी यहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी का और उसका सामना करना पड़ा जी कि ये इतनी छोटी जगह पे किस तरह से IVF पॉसिबल है। जी जी। परंतु IVF का पूरा नाम एक बार दर्शकों को बता दें। IVF का मतलब, पूरा नाम है इसका IVF-ET, ह्यूमन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कोई नई चीज़ नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री में ये 1950 से और पहले से होता रहा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का पार्ट है ये। और इसमें सिर्फ 5 दिन के लिए या 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन के लिए बाहर लैब में आप एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं। यानी जो चीज़ नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर होता है, उसको बाहर करते हैं। हाँ, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है जी, जो नलियाँ होती हैं गर्भाशय हाँ से जाती हैं, जो अंडेदानी के पास जाके खुलती हैं। तो यदि उसमें कोई रुकावट है या अंडे इतने कम प्रोड्यूस कर रही हैं ओवरी कि वो बिना दवाई के एग्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ओलिगोवुलेशन या एनोवुलेशन है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी, इस तरह की कई बीमारियां होती हैं जी। या फिर गर्भाशय की लाइनिंग में इस तरह की कोई खराबी है जिसको कि बिना करेक्ट किए उसमें आगे इन्फेक्शन की वजह से या एडिजेंस की वजह से उसमें वो गर्भाधान संभव नहीं है, या स्पर्म इतनी कम मात्रा में है
कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, या पहुँच पाते तो कम मात्रा में पहुँच पाते हैं और नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एग्स को माँ के अंडाशय से, यानी जो फीमेल पार्टनर है उसके अंडाशय से सोनोग्राफी की मदद से, जब हमने शुरू किया तब तो लेप्रोस्कोपी करके एग्स निकालते थे, oocyte रिट्रीवल करते थे। अब टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब डे केयर में मतलब ऑफिस प्रोसीजर टाइप हो गया। सुबह पेशेंट 9 बजे आता है, 2-3 बजे घर चला जाता है। पर वो भी ज़माना था जब 3-3 जगह पंक्चर्स करते थे, दूरबीन से जाके अंडाशय से एग्स को लेते थे और फिर बाहर फर्टिलाइज करते थे, और फर्टिलाइज करके वापस 3 दिन से 5 दिन के बीच में आप गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। और वो फिर नेचुरल जैसा नॉर्मल कंसेप्शन होता है, 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में ही आगे बढ़ता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है। मैं दर्शकों को स्पष्ट समझा दूं। क्योंकि अभी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि लैब में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक डिश या टेस्ट ट्यूब यूज होती है, इसलिए इसका कॉमन नाम मीडिया ने टेस्ट ट्यूब बेबी रखी है। बाकी ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में या ट्यूब में 9 महीने तक बच्चा पैदा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये है कि फर्टिलाइज टेस्ट ट्यूब में हो रहा है जी। पुरुष के स्पर्म लिए, शुक्राणु जिसको कहते हैं, महिला के एग्स लिए, अंडे लिए। चूंकि महिला की बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट है या पुरुष के शुक्राणु में कमजोरी है कि वो वहाँ तक जाकर अंडों को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो शरीर के बाहर निकाल के दोनों चीज़ें एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को मेल कराकर फर्टिलाइज कराया जाता है। और 5-7 दिन बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है अंडा, तो वापस उसी महिला के, उसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं उसको, भ्रूण उसी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और फिर 9 महीने वही महिला अपने बच्चे को पेट में पालती है और फिर जन्म देती है। टेस्ट ट्यूब में मतलब ये नहीं है कि किसी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ और टेस्ट ट्यूब से बेबी निकल के आया, बच्चा निकल के आया, ऐसा नहीं। नॉर्मल डिलीवरी की तरह भी हो सकता है, सिजेरियन भी हो सकता है। हाँ, वो तो अलग विषय है, वो दूसरी, उसके फैक्टर दूसरे हैं तय करने के। जी जी। वो आम लोगों के साथ है, वैसा ही टेस्ट ट्यूब वालों के साथ भी है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नॉर्मल कंसेप्शन में एक बार गर्भधारण हो जाए और आईवीएफ कंसेप्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिवाय इसके जो प्रक्रिया महिला के शरीर के भीतर होती थी, कोई बायोलॉजिकल फैक्ट ऐसा है, कोई बंधन ऐसा है, कोई रुकावट ऐसी है जिसकी वजह से महिला के शरीर के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, भ्रूण नहीं बन सकता, तो महिला और पुरुष के संयोग को बाहर टेस्ट ट्यूब में करके भ्रूण बना के उसको स्थापित कर देते हैं। इसीलिए इसको मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कि एक असिस्टेंस, आप मेडिकल असिस्टेंस देते हो जहाँ पे रुकावट है, जहाँ रुकावट है वहाँ पे आप सहयोगी बन रहे हैं। इसलिए इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी पर, आईवीएफ टेक्नोलॉजी पर बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर एमएल स्वर्णकार से बातचीत हम जारी रखेंगे। वैक्सीन लगवाना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाइए और टोटल बिल पर 10% सीधा डिस्काउंट पाइए, या फिर 15% कीमत का कोई भी दूसरा आइटम लेकर जाइए बिल्कुल मुफ्त। रेडीमेड ब्रांडेड गारमेंट्स शॉप HK ओसवाल। HK ओसवाल, बापू बाजार, दुकान नंबर 176 से 179। 65 साल से विश्वसनीयता का प्रतीक HK ओसवाल। आचार्य श्री महाश्रमण के मंगल प्रवेश पर सादर चरण वंदन। श्रद्धावनत प्रकाश सुतरिया, अध्यक्ष महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और उत्तर भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के आईवीएफ टेक्नोलॉजी के पुरोधा डॉक्टर एमएल स्वर्णकार से। डॉक्टर साहब, बात तो हो गई कि भ्रूण कैसे स्थापित किया जाता है। अब बाहर से भ्रूण तैयार करके आप स्थापित कर रहे हैं और अंदर भ्रूण बन रहा है, इसमें कोई फर्क तो नहीं? नहीं, कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। एक बात जरूर है कि थोड़ा अबॉर्शन रेट है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से है, उसमें ज़्यादा होती है। पर एक बार कंसीव कर गया, 12 वीक्स क्रॉस कर गए, 3 महीने का गर्भाधान निकल गया, उसके बाद फिर कोई डिफरेंस नहीं होता। और उस चीज़ को भी अब धीरे धीरे जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, 40 साल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है जी, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है टेक्नोलॉजी में। और पहले जैसे
कन्वेंशनल आईवीएफ था, जिसको रूटीन आईवीएफ अपन बोलते हैं, उसमें एक एग के लिए, एक oocyte के लिए करीब 50,000 से 1 लाख स्पर्म्स की, मतलब जो वॉश्ड और प्रिपेयर्ड स्पर्म्स होते हैं वो ऐड करने होते थे। तो उसके बाद फिर ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सिंगल स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आई। तो उसमें यदि किसी पुरुष के शुक्राणु, मेल पार्टनर के शुक्राणु बहुत कम है, लेट से कि नॉर्मल शुक्राणु 20 मिलियन, 2 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए उस पर ml, और उसके मान लो 1 मिलियन है, 10 लाख है या उससे भी कम है, या 5 लाख है या 1 लाख है, बहुत कम है, एक हाई पावर फील्ड में सिर्फ एक स्पर्म दिख रहा है। तो ऐसे केसेज में नॉर्मल स्पर्म को सेलेक्ट करके उसको इंजेक्शन में सक करके और फिर अंडाशय में मैग्नीफाई करके और अंडाशय में, और सॉरी अंडे में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जो पुरुष जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, वो भी अपना जेनेटिकली ओन चाइल्ड कर सकते हैं जी, अपनी संतान को, जो जेनेटिकली उनके सेम माता पिता हैं। नहीं तो पहले ऐसे केसेज में डोनर स्पर्म्स का या फिर एडॉप्शन का सहारा लेना पड़ता था। जी जी। तो वो अब उसके बाद फिर एक टेक्नोलॉजी आई, वो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। अब क्या करते हो कि जितने एम्ब्रियो लेते हैं, सारे एम्ब्रियोज को आप जेनेटिकली टेस्ट कर लेते हो कि इनको कैरियोटाइपिंग नॉर्मल है कि नहीं। मान लो किसी की लगातार हिस्ट्री है, बार बार गिर रहा है, या किसी के बच्चे इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि उनके दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, या और कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, एनुप्लॉइडी, जिसको डाउन सिंड्रोम वगैरह कॉमनली काफ़ी ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेज में आप जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज हैं उनको हटा देते हो, और जो नॉर्मल एम्ब्रियोज हैं, जेनेटिकली नॉर्मल हैं, XX या XY जो भी हैं, इसमें सेक्स का जो उसका वो है, वो मरीज़ को नहीं बताया जाता, वो डॉक्टर को भी पता नहीं रहता, इस तरह से कोडिंग होती है। तो वो आप ट्रांसफ़र करते हो, और ट्रांसफ़र करके आप इंश्योर करते हो कि नॉर्मल एक हेल्दी चाइल्ड उस पति पत्नी के, उस दंपति को आप दे रहे हो, क्योंकि स्वस्थ बच्चा देना अल्टीमेट गोल है किसी भी डॉक्टर का। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, बाहर जिसका भ्रूण तैयार किया जाता है, जेनेटिकली कोई फर्क होता है क्या, कि वो जीन्स जो हैं, और जिसको वंशानुगत कहते हैं ना, हमारी खानदान की परंपरा, खानदान के जीन्स, खून, इसका खून इसमें बह रहा है शरीर में, मेरा खून है, बच्चे के लिए कहते हैं ना बाप कई बार कि ये मेरा खून है, तो वो उसमें कोई फर्क थोड़ी आता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बाकायदा कंसेंट होती है। और यदि पत्नी में या पति में बिल्कुल जैसे एनोवुलेशन है, या टोटल स्पर्म एब्सोल्यूट एंजियोस्पर्मिया है, मतलब किसी भी हालत में स्पर्म बनती नहीं, जन्मजात ही नहीं बन रहे हैं, या इस तरह से टेस्टिस डैमेज हो गई, और अगर वो कंसेंट देते हैं तभी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का सोचते हैं। हाँ। अदरवाइज ये गारंटीड है कि भाई जो बच्चा होगा वो उसके माता पिता जेनेटिकली, बायोलॉजिकली जैसे नॉर्मल होते हैं वो ही वैसे ही होगा, वैसे ही होंगे। जी जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक जीन थेरेपी और जीन इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है, बीच में मैं देखना चाहता हूँ, क्या किसी के फादर के स्पर्म को इस तरह जीन इंजीनियरिंग से ठीक किया जा सकता है या बदला जा सकता है कि बेटे में वो चीज़ नहीं आए, कोई बीमारी वंशानुगत हो तो? नहीं, अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में अनिल जी, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज हैं जी, ये हम पता लगा सकते हैं कि एबनॉर्मल oocyte उनको है, छांट के अलग कर एबनॉर्मल स्पर्म है, या एबनॉर्मल एम्ब्रियो, उनको आप अलग तो कर सकते हो जी, पर उसमें ऑल्ट्रेशन करके अभी क्लिनिकली ये चीज़ कंफर्म या क्लिनिकली एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये रिसर्च लेवल पे है। हाँ, मतलब मैंने सुना है कि नहीं, हो सकता है 10 काले साल पिता में के बुरा बच्चा हो सकता है। आने वाले सालों में जी, ये चीज़ संभव हो जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इस पर काफ़ी काम चल रहा है। कई बीमारियां हीमोफीलिया जैसी वंशानुगत आती हैं, हाँ, तो उसमें वो रोकी जा सकती हैं। वो काफ़ी हद तक उनको चेक कर सकते हो, डिपेंड करता है कि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना बड़ी भारी महामारी आई, तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी जिनके इस तरह आप करते हैं, उनको कोरोना की वजह से कोई बाधा आ रही है, या कोरोना हो गया तो नहीं कर सकते?
ये जो कोविड है, कोरोना है, इसने बहुत हैवी टॉल लिया है, न केवल परिवारों पे या जिसको हुआ इस पे भी। और चूंकि आईवीएफ एक नॉन इसेंशियल सर्विसेज है, इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। तो इसलिए जो प्री कोविड एरा मतलब टाइम था, उसमें मान लो 100% आईवीएफ होते थे, तो कोविड के टाइम में इवन अब तक जाके 10% रह गए, वो 5% रह गए। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए, फिर डॉक्टर्स भी थोड़ा संकोच करने लगे, कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, दंपतियों को भी चिंता होने लगी। अब तो खैर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप वैक्सीन लगा देते हो, पहले वैक्सीन लगा के फिर आईवीएफ कर सकते हो। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी सेकेंड वेव कम हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। आज भी महात्मा गांधी अस्पताल में कम से कम 2 मरीज हैं। अभी 0 डे महात्मा गांधी अस्पताल में भी नहीं आया है कोविड का। तो एक फियर तो है लोगों के दिमाग में, थर्ड वेव की भी आशंका है। तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। आईवीएफ में जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल की एज का, देखो फर्टिलिटी इज द रेस अगेंस्ट द टाइम। इसमें जो महिला है उसकी अगर 40 साल 45 साल की एज जाती है तो उसकी वैसे ही फर्टिलिटी के चांसेस, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मेनोपॉज आ जाता है मेरे 50 साल की उम्र, 45-50 साल के आसपास मेनोपॉज आ जाता है। तो ऐसे जो महिलाएं जिनकी एज 38 साल है, 39 साल है, 40 साल है, जो वेट कर रही हैं, उनके लिए एक साल बहुत भारी पड़ गया है। जी। तो ये बड़ा मतलब कोविड ने एक आईवीएफ सर्विसेज को पूरे, ऐसा नहीं कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही एकदम बैकफुट पे ला दिया। बहुत सारे लोगों की तो जिंदगी से 1 साल निकल ही गया, जैसे साल था ही नहीं उनकी जिंदगी में। सेम कैंसर इतने एडवांस स्टेज में हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इलाज कराने नहीं आए, हार्ट के पेशेंट्स हैं, इलाज कराने नहीं आए, अब एकदम भीड़ उमड़ रही है। तो ये जो चीज़ है वो सब बीमारियों के साथ हुई है, जो क्रॉनिक इलनेसेस थी। और जिस तरह आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इनफर्टिलिटी के बारे में पूछा, जहाँ तक यंग पेशेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 25 साल 30 साल 35 साल से कम के हैं वो 1 साल वेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर जो ओल्ड पेशेंट्स हैं जिनको लगातार मतलब और इस तरह के प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वगैरह के केसेज हैं, उनको कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अक्सर ये कि कंसेप्ट आया किराए की कोख, दूसरी महिला के गर्भाशय में बच्चे को पालना, इसको आमतौर पर सरोगेसी, सरोगेसी कहते हैं जी। और सरोगेट मदर, इसमें या तो गर्भाशय में कोई इस तरह की खराबी हो कि वो कंसीव, या तो गर्भाशय हो नहीं जन्मजात, या गर्भाशय में इतना डैमेज हो गया हो, निकाल दिया हो, इतना डैमेज हो गया हो कि उसमें वो लाइनिंग चिपक गई हो एक दूसरे जाके। तो ऐसे केसेस में आपको दूसरे लेडी के गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपण करना होता है, तो जिसको किराए की कोख भी कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा कॉमर्शियल एंगल आ जाता है जी। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के शुरू से, जब से फर्टिलिटी प्रैक्टिस की है, इसका बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं रहा हूँ। हाँ, यदि कोई परिवार में से ही देना चाहता है जिसमें कोई भी कॉमर्शियल या बिजनेस नहीं हो, एंगल नहीं हो, हाँ एंगल नहीं हो, बिल्कुल, तो उस केसेस में यदि ज़रूरत पड़े तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे केसेस आते हैं वास्तव में, यहाँ पर उन लोगों को जरूरत हुई तो परिवार वाले देना चाहते हैं। ये मानवीय संवेदना का सवाल भी है, मानवीय संवेदना का ही सवाल है जी। तो ऐसे केसेज में, अदरवाइज इसमें जो कॉमर्शियल सरोगेसी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे विज्ञापन भी आते हैं अखबारों में, चैनलों में, कि मर्दाना जोश आ जाएगा और जोश बढ़ जाएगा, और ये विकोरेक्स ले लो, ये कोई मैं नाम ले रहा हूँ, सब क्षमा करें, लेकिन कई तरह के आते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। गंडे ताबीज़ वाले कई झोला छाप भी घूमते हैं, और कई बड़ी कंपनियां भी विज्ञापन देती हैं कि साहब इससे ये विग्रो ले लोगे तो ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। क्या संभव है ऐसा कि जिस पुरुष के स्पर्म कम है या जिसमें उत्तेजना कम आती है, वो इन दवाओं के प्रभाव से अपने आप को सक्षम बना पाए, या उसमें शुक्राणु पर्याप्त हो जाए कि वो बच्चे पैदा करने में पार्टनर की तरह सही रोल प्ले कर? ऐसा है क्या संभव? बेसिकली तो ये दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना साहब। ये पर आप इसके एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, जैसे एक बार। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। जनता का रिलेशन है इस बात से, जनता का रिलेशन है। नेचुरली यदि कोई इम्पोर्टेंसी है और वो संबंध नहीं रख पा रहा है,
उस बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आप उससे स्पर्म एक्सट्रैक्ट करोगे तो नॉर्मल स्पर्म आएंगे, पर और किसी कारणवश डायबिटीज़ है या कोई मानसिक प्रॉब्लम है और भी कई प्रॉब्लम होती हैं, तो उस वजह से वो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। पर इसका मतलब वो इम्पोर्टेंस ही अलग चीज़ है जी, और फर्टिलिटी आस्पेक्ट टोटली अलग अलग है। चीज़, बिल्कुल। तो इसमें मर्दाना ताकत या ये जो इलाज है इनका इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है जी। और यदि इस तरह के कोई फैक्टर होते हैं, एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री में हम पेशेंट के कपल से पूछते हैं और यदि सेटिस्फैक्ट्री मैरिटल हिस्ट्री है तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और यदि कुछ है तो उसमें दवाई वगैरह देते हैं और यूजुअली ये करेक्शन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जो काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ गई है ये IVF टेक्नोलॉजी भी, और काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो गया इस तकनीक का भी, फिर भी क्या आपको लगता है कि समाज में बहुत सारे लोग या अधिकांश समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है, या बाधाएं आती हैं, परंपरागत सोच है लोगों की, टेक्नोलॉजी के प्रति विश्वास की कमी, ऐसा है लगता है या भी है? अभी बहुत कुछ करना बाकी है जी, पर यह है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, पर मैं कहूँगा अभी भी 40-50% से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और यहाँ तक कि पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में, मतलब मैं बड़ा सॉरी फील करता हूँ कि वहाँ पर भी, और ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही हैं वो दुर्भाग्य से या तो सास जिठानी की तरफ से आ रही, महिलाओं की दुश्मन हो गई हैं जी, या उनके माँ या रिश्तेदारों, ननद वगैरह जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से दिक्कत आती हैं, और इस तरह से प्रेशर बना देते हैं उनको कि भाई तुम्हारे बच्चा होना चाहिए या तुम्हारे बेटा पैदा होना चाहिए। तो ये भ्रांतियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें मैं सोचता हूँ कि अवेयरनेस इतनी जितनी होनी चाहिए उतनी अभी भी नहीं है, और इसमें शायद 10-20 साल और लगेंगे। डॉक्टर साहब, स्पर्म बैंक का मैंने नाम सुना है कि बहुत सारे लोग डोनेट कर देते हैं स्पर्म, और वो फिर जिनके पति सक्षम नहीं होते तो सहमति के साथ आप उनके स्पर्म दूसरे के काम में ले सकते हैं। स्पर्म बैंक तो 50 साल से चल रहा है, जी हाँ। पर अब तो ऊसाइट मतलब एग का बैंक भी आ गया है, एम्ब्रियो बैंक भी है जी, ओवेरियन टिश्यू को भी, जैसे किसी का मान लो कैंसर है उसका इलाज करना है तो आप नॉर्मल ओवरी को उससे टिश्यू ले लिया, उसको प्रिजर्व कर दिया, क्रायो प्रिजर्वेशन फ्रीज करके रख लिया उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में, और फिर आप मतलब उसको बैंक कहते हैं, जी, एम्ब्रियो बैंक, स्पर्म बैंक। तो ये बड़ा कॉमन है और बहुत ही सक्सेसफुल है ऑल ओवर वर्ल्ड। और यदि थर्ड पार्टी एब्सोल्यूट एजिस्पर्मिया है या कोई इस तरह का वंशानुगत डिफेक्ट है पुरुष में जो कि करेक्ट नहीं हो सकता, ऐसे केसेज में यदि सहमति है दोनों पति पत्नी की तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, आदमी को लगता है कि मेरे आंगन में किलकारी गूंजनी चाहिए, इस तरह उसको लगता है कि जैसा मेरे में डिफेक्ट है वैसा ना आए, बच्चे में डिफेक्ट बच्चे में ना आए, और वो गोद लेंगे किसी आश्रम से, इसकी जगह ये मेरी वाइफ ही पैदा करे बच्चे को। हाँ, 50% वो होता है, प्लस बायोलॉजिकल मदर होती है उसकी, हाँ जी जी, और पिता का उसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, मेडिकली वो तो परफेक्ट। ये एक सोच का फर्क है सर, कि सोच का फर्क, आधुनिक सोच जैसे जैसे डेवलप हो वैसे वैसे लोग वैज्ञानिकता की तरफ बढ़े, अनुसंधान की तरफ बढ़े। ये जो आपने पहला क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे अब रिलेवेंट हो जाता है कि पहले इस तरह की सोच थी कि भाई पुरुष तो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, हाँ, अब लोगों को पता पड़ गया तो इसलिए पुरुष भी तैयार हो जाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सी बातें आपने बताई, यदि कुछ और बाकी रह गया IVF टेक्नोलॉजी को लेकर या कुछ और बातें बताना चाहें तो दर्शक आपसे मुखातिब हैं। नहीं, यही है जो कि भाई ये एक नॉर्मल मेडिकल टेक्नोलॉजी है, और एक तरह से हम आपको मेडिकली असिस्ट कर रहे हैं। यदि आप देखो 4 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन में, या तो जहाँ से अंडे बन रहे हैं, अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फैलोपियन ट्यूब जहाँ से एग आता है और जहाँ पे स्पर्म जाके मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई रुकावट है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, या गर्भाशय की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है, सर्विक्स और यूट्रस में, या फिर स्पर्म की क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई, ये 4 मेजर कॉज हैं। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम है तो ये मेडिकली असिस्टेंस दी जा रही है आपको, आप निश्चिंत तरीके से अच्छे सेंटर पे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छे जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश में है आज की तारीख में, वहाँ पे जाएं और जाके इलाज कराएं, और जो आपकी समस्या है उसका
60-70% केसेज में बहुत अच्छा समाधान किया जा सकता है और आप अपना खुद का बच्चा संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि बिल्कुल इस हिचक है या जो शर्म करते हैं या जो एक तरह का ये दृष्टि से देखते हैं उसको बिल्कुल निकाल दें, इसको शर्मिंदगी को, और इलाज कराएं आगे चल के। जैसे आप डायबिटीज़ का इलाज कराते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज कराते हैं, कोई भी बीमारी होती है उस तरह का इलाज कराते हैं, इनफर्टिलिटी का भी इसी तरह इलाज कराएं। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी की हो सकती है, न इसमें महिला का दोष है न पुरुष का दोष है। और यदि आपको प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो फिर आप बच्चा गोद ले सकते हैं, या सिंगल लाइफ लीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज हम मुखातिब हुए महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और उत्तर भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक पुरोधा डॉक्टर एम एल स्वर्णकार से। हमने जाना कि किस तरह जिस निसंतानता को अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता था व्यक्ति इस निसंतानता की वजह से, और अक्सर महिलाओं को बांझपन का दोषी माना जाता था, कैसे वो पुरुष की कमियां भी उसमें उजागर हुई, जानकारी में आई, सामने आई मेडिकली, और कैसे दोनों के शरीर से बाहर भ्रूण तैयार करके वापस महिला के गर्भाशय में स्थापित करके और नेचुरल कोर्स में संतान का आना, जन्म लेना, ये संभव हो पाया। और अब उसमें कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, स्पर्म बैंक बन गए, अंडा के बैंक बन गए, और कैसे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो भी इस दौरान दूर हो सकती हैं, या जिसकी अभी क्लिनिकल ट्रायल भी चल रही है बहुत सी। ये सब बातें डॉक्टर स्वर्णकार से हमें पता लगी। बड़ी आसान लगती हैं, पर हमें वो समय याद है, आज से 30 साल 35 साल पहले, जहाँ दुनिया के देशों में घूमते थे, एक एक ऑपरेशन देखने के लिए, एक एक प्रोसीजर देखने के लिए माइल्स टुगेदर सफ़र करते थे, ट्रेन से या हवाई जहाज़ से या जैसे भी जाना होता था, बस से। और इतना स्टडीज़ करनी पड़ती थी, इतना मेहनत करनी पड़ती थी, वो आज टेक्नोलॉजी एक छोटे छोटे कस्बे में मौजूद है। इसका फ़ायदा उठाएं। टेक्नोलॉजी ने ये संभव बना दिया है कि पुरुष और स्त्री में से किसी की भी कमी है और बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हीं का बच्चा उसी स्त्री के गर्भाशय से आए, बाहर फर्टिलाइज होके। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF टेक्नोलॉजी है, और इसके कई कई प्रकार अब डेवलप हो गए हैं अनुसंधान से। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पैदा हुए हैं, लगभग 15-20 हज़ार से ज़्यादा बच्चे जयपुर फर्टिलिटी सेंटर के, हमारे सेंटर के द्वारा हो चुके हैं। और कई बच्चों ने मेडिकल कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, MD MS करके चले गए। यानी उनके IQ में और जो नॉर्मल कंसेप्शन से बच्चे पैदा होते हैं उनके IQ में या कोई फर्क नहीं है। तो सारी भ्रांतियों को हटा दें। उनमें से कुछ बच्चे तो IVF टेक्नोलॉजी के डॉक्टर बने होंगे। बिल्कुल, हमारे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से कई बच्चे MBBS और MS MD करके जा चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। जी जी, इंजीनियरिंग कर चुके ये हैं, भी एक IAS हो गए, IPS हो गए। सॉरी, बहुत खुशी की बात है कि 20,000 के आसपास बच्चे इस धरती पर विभिन्न परिवारों में किलकारियाँ गूंजी, IVF टेक्नोलॉजी की वजह से, जयपुर फर्टिलिटी सेंटर की वजह से, डॉक्टर स्वर्णकार के लगाए हुए पौधे के वटवृक्ष होने और फल देने का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों से मुखातिब हुए और हमने बहुत सारी बातें आपके जरिए साझा की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर।